हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो कि आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर अवेल कर सकते हैं और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम प्रोवाइड करते हैं आपको डेली का करंट अफेयर सेशन। तो चलिए, आज है 16 सितंबर और आज का करंट अफेयर सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट? ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू इंश्योर दैट drugs and cosmetics sold in India are safe, effective and conform to the state quality standards. Second option है, the medical devices are not included in this. Third option है, the act was passed in 1941. Fourth option is none of the above. चलिए जल्दी जल्दी गैस कीजिए। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, ये स्टेटमेंट क्या कहती है वो तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, बता चुकी हूँ कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो स्टैंडर्ड्स को देखना कि वो जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स सेल किया जाता है इंडिया में वो सेफ है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, और उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो अप टू द मार्क हैं या नहीं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है मैं बताती हूँ कि जो डिवाइसेज है, मेडिकल डिवाइसेज जो होते हैं वो इसी एक्ट में इंक्लूड करे जाते हैं, ठीक है। ये जो एक्ट है वो 1941 में नहीं, ये एक्ट जो है वो 1940 में पास किया गया था, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑल दी स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, इनकरेक्ट एंड द ऑप्शन 1 वाज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है, व्हाट इज शून्य कैंपेन रिलेटेड टू? अब स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, शून्य कैंपेन किससे रिलेटेड है? India's campaign to eradicate TB, India's campaign to eradicate COVID-19, India's campaign to eradicate monkeypox virus, India's zero pollution e-mobility campaign. इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? बताइए जल्दी बताइए। जो बच्चे थोड़े से स्मार्ट होंगे वो यहाँ तो एटलीस्ट गेस कर ही लेंगे। तो जो शून्य कैंपेन है, देखिए बच्चों, शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो की जो खोज है वो किसने करी थी? इंडिया में करी गई थी, है ना। जो इंडिया का, यहाँ पे देखिए, इंडिया जीरो पोल्यूशन है ना, तो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, तो यहाँ से आप ये ऑप्शन बता सकते थे कि इंडिया जीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन है, शून्य कैंपेन। अच्छा, ये कैंपेन है किसके बारे में बच्चों? ये कैंपेन है कि जो ईवी है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके बारे में कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज आप यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। हाल ही में जो नीति आयोग है 14 सितंबर में उसने क्या किया, 1 ईयर एनिवर्सरी जो है वो शून्य कैंपेन की सेलिब्रेट की है। तो वो चाहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो, एयर पोल्यूशन डिक्रीज़ हो। एयर पोल्यूशन आप जानते हैं ना, क्योंकि बहुत मेजर पोल्यूशन जिसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हमारे व्हीकल्स है उसमें से बहुत हार्मफुल गैस जो प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे एयर को पोल्यूट करती है। तो हम कंप्लीटली अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर सम काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स, बट हम फॉर लाइक राइड्स के लिए, डिलीवरीज के लिए हम उन पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। दे आर इफेक्टिव इन दैट, राइट। तो इस कैंपेन में 130 इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। राइड हेलिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जैसे ओला, उबर, है ना, ये सारी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। डिलीवरी एंड ईवी कंपनीज बोले तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है उन कंपनीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया ताकि वो इस कैंपेन को सक्सेसफुल बना सकें। ओहो, डांसिंग पीपल। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? रिसेंटली 4 more tribes have been added to the list of ST बोले तो scheduled tribe, right? Which among the following is not that tribe? मतलब इन चारों में से कौन सी ऐसी ट्राइब नहीं है जिसको ऐड नहीं किया गया, ठीक है। हाटी ट्राइब जो कि हिमाचल प्रदेश से है, नारी कोरवन प्लस कुरुविकरण ट्राइब जो कि कहाँ से? तमिलनाडु से है। भिजिया कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। बीटा कुरुबा कहाँ से है? कर्नाटका से है। गोंड कम्युनिटी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो चलिए आप बताइए, जल्दी जल्दी गेस करने की कोशिश कीजिए, कौन से ऐसी एक ट्राइब है जो कि अभी हाल ही में लिस्ट में नहीं ऐड करी गई है।
तो बच्चों ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, जो कहता है कि जो गोंड कम्युनिटी है उसका ना, देखो क्या हुआ है कि ये सारी जो ट्राइब्स हैं इनको तो ऐड किया गया है, लेकिन जो गोंड कम्युनिटी है उसको एसटी की लिस्ट में ऐड करना चाहिए। इसका जो प्रपोजल है, प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है, बट अभी उसको लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हाटी ट्राइब को नाम कहाँ से मिला है अपना। उसको मिला है हाट से। हाट का मतलब क्या होता है? छोटा सा मार्केट। ये लोग क्या करते थे, जो भी क्रॉप्स, मीट, वूल वगैरह जो भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, उसका एक छोटा सा मार्केट लगाते हैं, मार्केट में जाके उसको सेल करते हैं। यहाँ से हाट, हाट मतलब वो दिल वाला हाट नहीं, धक धक ना करने लग जाए। हाट मतलब क्या? हाट मतलब छोटा सा मार्केट। ठीक है, जैसे कि अगर जो लोग रहते होंगे तो दिल्ली में रहते होंगे तो जैसे दिल्ली हाट हो गया, तो इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू विजिट ऑल्सो। तो वैसे छोटे छोटे से मार्केट वो लगाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं नारी कुरवाजन कुरुविक्रास के बारे में। ये क्या करते हैं? जयकार कैच करते हैं, बर्ड ईटर होते हैं बेसिकली ये। ठीक है, और इनका जो ट्रेडिशनल मेथड था ना हंटिंग और गैदरिंग का, ये अपना जो पूरा जीवन शैली है उसी से व्यतीत करते हैं, और आज भी ये उसी मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो बीटा कुरबाज है और काड़ू कुरबाज, ये क्या है? ये सेम ट्राइब है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये दूसरा नाम भी दे सकते हैं पेपर में आपको। आप क्या करेंगे, अब इसका नाम जो है वो याद करके रखेंगे। कहाँ से ये ट्राइब? ये ट्राइब है बच्चों कर्नाटका से। ठीक है, 30 साल से ये ट्राइब जो है वो चाह रही थी कि हमें एसटी की कैटेगरी में ऐड किया जाए। ठीक है, चलिए अब आगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिजिया जो है वो छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, लेकिन इसको जो एसटी की कैटेगरी में ऐड किया गया वो झारखंड और उड़ीसा में किया गया, ना कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो अब आप इस बात को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आप यहाँ से बन सकता है। बाकी सारी ट्राइब का तो आप याद कर लोगे कि वो कहाँ से बिलोंग करती है ना, बट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि उसको कौन से स्टेट में एसटी का, जो एसटी की लिस्ट में उसको शामिल किया गया, तो झारखंड एंड उड़ीसा, बट नॉट इन छत्तीसगढ़। ठीक है बच्चों, चलिए याद रखेंगे, पेपर में कभी ये गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच लेक इज नोन एज बर्ड्स पैराडाइज इन कश्मीर। कौन सी लेक को बर्ड्स पैराडाइज इन कश्मीर कहा जाता है? आज का सुहाना मौसम है, आई थिंक नॉर्थ इंडिया में तो बारिश भी हो रही है, अच्छा खासा मौसम है, वैसा ही सुहानी सी लेक की पिक्चर है। हम जा तो नहीं सकते, क्या पता कुछ बच्चे रह रहे हो, बट हम जा नहीं सकते तो हम इसको देखकर एंजॉय कर लेते हैं। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। ऑप्शन 1 क्या है? दाल लेक। ऑप्शन 2 है मानसबल लेक। ऑप्शन 3 है नागिन लेक। ऑप्शन 4 है वुल्लार लेक। इसमें से कौन सी लेक है जिसको कि बर्ड्स पैराडाइज इन कश्मीर कहा जाता है? तो बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट विच सेज मानसबल लेक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको नाम कहाँ से मिला। इसका इतना यूनिक सा नाम है, इसको नाम मिला है मानसरोवर लेक से। ठीक है, इसको हम बर्ड्स पैराडाइज इन कश्मीर कहते हैं। ये एक फ्रेश वाटर लेक है। अब भैया अचानक से इस लेक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे तो लेक बहुत सारी हैं इंडिया में, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों हम इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 33 ईयर्स ऑफ गैप, बहुत लंबा टाइम होता है 33 ईयर्स ऑफ गैप। ऐसा कोई करता है क्या? 33 ईयर्स के गैप के बाद क्या हुआ था? 33 ईयर्स से पहले नेवी मतलब नेवी को मजबूर कर दिया गया था कि आप यहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिस ना कीजिए। लेक्स में क्या होता है ना, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस, बोटिंग वगैरह ये सब होती रहती है ना, तो वो सब करने से मना कर दिया था। बट 33 साल के बाद हाल ही में अभी क्या हुआ कि लगभग 100 एनसीसी कैडेट्स ने जम्मू कश्मीर, बाहर की स्टेट से आए थे, उन्होंने फीमेल पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज जैसे सेलिंग, बोट पुलिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस यहाँ पे करी हैं। तो इस वजह से ये लेक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रेश वाटर लेक है, ये बात मत भूलना। ठीक है, इन which of the following, like in which state India is planning to open up the first forest university? इंडिया जो है वो अपनी पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन करने की बात करी है? कौन से स्टेट में वो ओपन करेगी अपनी पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका? बताइए, गेस करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो बच्चों तेलंगाना में फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ओपन करने की बात की गई है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये दुनिया की 3rd यूनिवर्सिटी होगी जो कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगी, है ना। जंगल वाली यूनिवर्सिटी नहीं होगी, बट यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट की पूरी प्रॉपर स्टडी करी जाएगी। ठीक है, चलिए, इंडिया की तो ये पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की ये 3rd फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है। सिर्फ रशिया और चाइना में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज है और कहीं पे नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया?
नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? अगर आपको इनकी शक्ल याद होगी तो आप बता सकते हैं, नहीं याद होगी तो कोई बात नहीं, मैं तो हुई, हम तो आपको बता ही देंगे। केशवा प्रसारण, मोतीलाल चिन्मनलाल सेतावल्द, मुकुल रोहतगी। ये देखना, ये जो कंफ्यूजन हो जाता है नाम में, रोहतांगी या फिर रोहताग कुछ ऐसे लिख देंगे, बट इट इज रोहतगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज के वेणुगोपाल। तो बच्चों बताइए कौन है हमारे इंडिया के नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल? तो बच्चों वो हैं मुकुल रोहतगी, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको बता दूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ जो केशवा प्रसारण है ये हमारे सिक्स्थ अटॉर्नी जनरल रहे थे। मोतीलाल चिन्मलाल ये हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल रहे थे, ये हमारे सिक्स्थ रहे थे, ठीक है। और जो के वेणुगोपाल है ये अभी हमारे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है, यानी हमारे 13th अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। और जो मुकुल रोहतगी है ये हमारे 14th अटॉर्नी जनरल बनेंगे, ठीक है। चलिए, ये अपना जो ऑफिस है कब से संभालेंगे? अक्टूबर 1 से ये अपना ऑफिस संभालेंगे। और मुकुल रोहतगी हमारे 12th अटॉर्नी जनरल थे, यानी कि जो के वेणुगोपाल हैं इनसे पहले ये हमारे अटॉर्नी जनरल थे, और अब ये हमारे दोबारा से अटॉर्नी जनरल रीअपॉइंट करे गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। हु हैज़ वन द SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप? कौन से देश ने जीती है? अब साउथ एशियन है तो बच्चों इतना याद रखना कि कभी कोई साउथ एशिया से बाहर कोई कंट्री आ जाए तो वो आप उसमें आप कंफ्यूज ना हो, चाहे आप उसको गलती से उसको टिक ना कर दें। इतना तो आप एलिवेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे ही अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो। चलिए, नेपाल ने जीती है, इंडिया ने जीती है, कोलंबो ने जीती है, या बांग्लादेश ने जीती है? तो बच्चों हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये ट्रॉफी जो है वो ये चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है, ठीक है। इंडिया ने जीती। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोलंबो में। 14 सितंबर को ये मैच हुआ था फाइनल का, और इंडिया ने ये जो ट्रॉफी है वो जीत ली है, चैंपियनशिप जीत ली है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। इंडिया ने किसको हराया है? नेपाल को हराया, और बहुत बुरी तरीके से 4-0। कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाएंगे वो। चलिए, नेपाल को हराया है। और जो इंडिया के कैप्टन है, यानी कि जो इंडिया की फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है अंडर 17 के, ठीक है, जिनका नाम है वनलाल पीका, उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहा गया है ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, ऑफ द टूर्नामेंट, नॉट ऑफ द मैच, ऑफ द टूर्नामेंट। और साहिल को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भी दिया गया है, जो कि साहिल कौन होंगे? ऑब्वियस ही बात है, गोलकीपर होंगे हमारे अंडर 17 फुटबॉल टीम के। चलिए बहुत सारी लड़कियां खुश हो गई होंगी फोटो देखकर। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली रॉजर फेडरर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हाल ही में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है कि भैया अब मैं नहीं खेलूंगा, अब मैं कोई और काम करूंगा। तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन से खेल से रिलेटेड है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट? तो बच्चों ये रिलेटेड है लॉन टेनिस से। ही इज अ लॉन टेनिस प्लेयर, और बहुत फेमस प्लेयर हैं। कहाँ से हैं? इनकी कंट्री जो है स्विट्जरलैंड से खेलते थे। स्विट्जरलैंड के ये हैं, टेनिस प्लेयर हैं। इनके अवार्ड्स के बारे में अगर हम थोड़ा जानें तो इन्होंने 103 ATP सिंगल टाइटल्स जीते हैं, 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स, ठीक है, सिंगल्स जीते हैं, प्लस 8 मेंस सिंगल विंबलडन जीता है। विंबलडन जो है वो टेनिस का बहुत बड़ा अवार्ड है। ये सारे बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हैं। और इन्होंने 5 मेंस सिंगल US ओपन टाइटल भी जीते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट टाइटल विनिंग प्लेयर, मतलब इन्होंने कि अपने फील्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड जो जीते हैं वो उन सारे प्लेयर्स में से रॉजर फेडरर भी एक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेटेड? ये छोटी छोटी सी सेल्स आपको दिख रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये जो सेल हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सबसे पहला प्लांट ये अब क्यों लगाया जा रहा है। अब तो खैर लगाया जा रहा है, बट क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जो इंडिया है ना वो लिथियम बैटरी के लिए पूरा का पूरा इम्पोर्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है, इम्पोर्ट पर डिपेंड करती है। तो इंडिया क्या चाहती है कि वो जो अपनी डिपेंडेंसी है ना वो उसको ख़त्म करे,
और जो आत्मनिर्भर भारत है उसको सही तरीके से आत्मनिर्भर जो है वो हर फील्ड में बने। चलिए, कहाँ पे ये लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बनाया जाएगा? तिरुपति, ओडिशा, बेंगलुरु या फिर न्यू दिल्ली? तो बच्चों वो बनाया जाएगा तिरुपति में, भूलना नहीं, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए, हु हैज लॉन्च्ड द रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम? ठीक है, रामकृष्ण मिशन का अवेकनिंग प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, एस जयशंकर, नन ऑफ द अबव? चलिए बच्चों गेस कीजिए, मुस्कुराते हुए लग रहे हैं, आई होप आपको फोटो तो याद होगी। चलिए, ये हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, इन्होंने जो रामकृष्ण मिशन का अवेकनिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? ये बच्चों स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 5th उन बच्चों के लिए लॉन्च किया गया। ये कहते हैं कि जो वैल्यूज़, हमारे जो संस्कार, हमारी जो विजडम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मटीरियल वेल्थ से। जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो सके और सोशली कॉन्शियस हो सके। यानी कि ऐसा नहीं कि बस उनको अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, प्लस उनके अंदर विजडम होनी चाहिए। विजडम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ पर्सन। एक वाइस मैन जो होता है वो हमेशा रैशनल डिसीजन लेता है, इरैशनल डिसीजंस जो है वो नहीं लेता है। चलिए, that's all for today. I hope you liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel and join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and many more interesting content related to your exams. Bye bye. Thank you everyone.